शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम अव्यय का अध्ययन कर रहे थे। हमने आपको शब्द रचना को 5 प्रकार से विभाजित करके बताया था, जिसमें हम रूप, विकार या बनावट के आधार पर शब्द के भेद को देख रहे थे। उसमें मैंने विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार से विभाजन किया था। अविकारी के अंतर्गत आप अव्यय को देख रहे हैं, ठीक है। जब मैंने आपको अव्यय की शुरुआत में बताया था कि अव्यय मतलब क्या है, जिनमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही शब्द अव्यय होते हैं। अव्यय को मैंने 4 प्रकार से विभाजित किया था: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। उसके बाद आपको अगला निपात पढ़ना है। ये सारी चीजें पीछे प्लेलिस्ट में बताई गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अवश्य जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो अव्यय के विषय में आपको बता दिया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। उसके 4 विभाजन भी बताए गए थे, जिसमें मैंने क्रिया विशेषण अव्यय को भी आपको पूर्णतः बता दिया है। क्रिया विशेषण अव्यय को मैंने 4 प्रकार से बताया था: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है। ये 4 प्रकार से क्रिया विशेषण अव्यय आपको बता दिए गए हैं। इन चारों प्रकारों को आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में इसके भाग पड़े हुए हैं, ठीक है। अब हम अव्यय में दूसरा पढ़ रहे हैं, संबंधवाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय, जिसका मैंने आपको डिफिनेशन इसके पहले बता दिया है, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों या कह सकते हैं विशेषकर क्रिया से संबंध बतलाते हैं, वे अव्यय या अविकारी शब्द संबंधवाचक अव्यय शब्द कहलाते हैं। इनमें मैंने आपको 3 प्रकार से विभाजन बताया था: प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार पर मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने बताया था कि संबंध और असंबंध। संबंध में मैंने बताया था कि विभक्ति के साथ, जिसमें विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह आते हैं, और असंबंध जिनमें विभक्ति विहीन होता है, मतलब उसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता, लेकिन वो भी क्या होता है, संबंधवाचक अव्यय के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें पीछे के पार्ट में बताई गई हैं, आप अवश्य देख लीजिएगा, तभी एक से दूसरा पार्ट कनेक्ट होता है। और उसके अगर पीछे के पार्ट आप देखे रहेंगे तो बेहतर समझ में आता है, ठीक है। प्रयोग के आधार पर संबंधवाचक अव्यय हो चुका है। अब दूसरा आपका चलेगा, ये होगा अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय, ठीक है। तो आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं। वैसे तो संबंध बोधक अव्यय की मैंने परिभाषा आपको बता दी है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के वाक्य के ही अन्य शब्दों से रिलेशन को बताते हैं, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से क्या रिलेशन है या मुख्यतः क्रिया से क्या संबंध है, वही जो वाक्य का वह शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाएगा, ठीक है। उसके साथ परसर्ग चिन्ह लगा भी होगा या लुप्त भी होगा, ये सारी चीजें बता दी गई हैं। तो संबंध बोधक अव्यय को आपको बताने की अब आवश्यकता नहीं, लेकिन उसके प्रकार को समझिएगा। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय, देखिए, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को 12 प्रकार से आपको देखना है। वैसे विद्वानों के अनुसार अगर हम बात करें तो वासुदेव प्रसाद नंदन प्रसाद के अर्थ के अनुसार 13 भेद है। वासुदेव नंदन प्रसाद ने संबंधवाचक अव्यय को अर्थ के आधार पर 13 प्रकार से विभाजित किया है, ठीक है। और हरदेव बाहरी जी ने इसे 14 प्रकार से विभाजित किया। ये आप जानते रहिए, अगर फैक्ट पूछ दे कभी तो आप बता सकते हैं कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को 13 भागों में विभाजित किया है, और डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को 14 भागों में विभाजित किया। वैसे आपको मुख्यतः 12 प्रकार ही पढ़ना है, जहां से मुख्यतः आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। वो 12 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिया है। आपको कालवाचक संबंध बोधक अव्यय पढ़ना है, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, साधनवाचक, विरोध सूचक, समता सूचक, हेतुवाचक, साहचर्य सूचक संबंध बोधक अव्यय, विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय, संग्रहवाचक संबंध बोधक अव्यय, कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय, सीमावाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। एक एक करके इनको हमको देखना है, इनकी परिभाषा को देखना है, इनसे रिलेटेड उदाहरणों को देखना है, और कौन कौन से शब्द इनके अंतर्गत आते हैं उन्हें देखना है, ठीक है। तो ये पूरा आपने समझ लिया, जितना मैटर मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको ऐसे फैक्ट लिख दीजिएगा कि अर्थ के आधार पर 12 प्रकार होते हैं, बाकी दोनों विद्वानों के अनुसार भी लिख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है।
आइए शुरुआत करते हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय का पहला भाग, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। देखिए, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, शब्द से यह स्पष्ट है, कालवाचक अर्थात जिसमें समय के बोध को दर्शाया जाए, मतलब उस वाक्य में समय से रिलेटेड घटनाएं घटित हो, वहां पे कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। और वह वाक्य संज्ञा और या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध बताएगा। उस शब्द को हम क्या कहेंगे? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे, ठीक है। तो उसी अनुसार है, आपको संबंध बोधक अव्यय की केवल और केवल परिभाषा एक बार देख लेनी है, बाकी जितने प्रकार हैं सब उसी तरीके से कार्य करेंगे। बस उनमें क्या होगा, स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, काल मतलब समय के अनुसार हो जाएगा, स्थान मतलब स्थान के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिस संबंध बोधक अव्यय से काल या समय का बोध होता है, मतलब ऐसा संबंध बोधक अव्यय जिससे काल या समय का बोध होता है, वहां पे क्या होता है? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। मतलब वह जो संबंध बोधक शब्द होगा वह क्या कराएगा? उस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम का अन्य वाक्यों से संबंध काल के अर्थ में बताएगा। वहां पे क्या होगा? संबंध, जो संबंध बोधक अव्यय होगा वह होगा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। कौन कौन से शब्द मिल सकते हैं? पहले मिल सकता है, बाद मिल सकता है, पीछे, आगे, पूर्व, लगभग, पश्चात, मतलब ये सारे शब्द अगर वाक्य में आपको मिलते हैं तो क्या आएंगे? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। गणतंत्र दिवस के बाद होली पर्व आता है। देखिए, गणतंत्र दिवस के बाद होली पर्व आता है, ये सारे उदाहरण मैंने आपको संबंध बोधक अव्यय के परिचय बताते वक्त बताया था। तो उसी के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं कि गणतंत्र दिवस के बाद होली पर्व आता है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये घटित काल या समय को बता रहा है कि पहले गणतंत्र दिवस, साल में जो पहला महीना होता है उसमें गणतंत्र दिवस का पर्व आता है, उसके बाद तीसरे महीने में होली का पर्व आता है। मतलब क्या कर रहा है? कालवाचक, समय को बता रहा है। तो यह के बाद जो शब्द आया है, आपसे पूछ दे कि इसमें कौन सा अव्यय है या कौन सा संबंधवाचक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, तो विकल्प के अनुसार आपका होगा कालवाचक संबंध बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि इसमें जो संज्ञा के साथ संबंध बता रहा है जो शब्द, वह जो है कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, वो समय के या घटित घटना के समय के अनुसार संबंध बता रहा है, ठीक है। उसे बस छूटने के पश्चात घर गया। अब बस छूटने के पश्चात मतलब बस छूट गई, उसके बाद घर गया, मतलब ये भी तो काल या समय की घटना को बता रहा है। तो ये भी क्या होगा? के पश्चात क्या है? आप ऐसे नहीं कहेंगे के पश्चात संबंध बोधक अव्यय है। आपके विकल्प में अगर इसको भी विभाजित करके दिया होगा तो आप कहेंगे यह कालवाचक संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि यह समय के अनुसार घटना के घटित होने का वर्णन कर रहा है। तो जिस संबंध बोधक अव्यय से काल या समय का बोध होता है वह क्या होता है? संबंध कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होता है। और मैंने जो संबंध बोधक अव्यय बताया था उसमें मैंने आपको यही बताया था इसकी परिभाषा, की संज्ञा और सर्वनाम के साथ वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध बताएगा, और अगर काल के अनुसार बता रहा है तो वह उसमें उस वाक्य में घटित घटना के समय का वर्णन होगा, ठीक है। तो वह क्या होगा? कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। केवल एक परिभाषा आपको पढ़नी है, केवल संबंध बोधक अव्यय की, उसके यही परिभाषा को आपको सब में लागू करना है। कालवाचक में, स्थानवाचक में, सारे जितने 12 प्रकार बताऊंगा सब में केवल इसी की डिफिनेशन आपको लागू करनी थी, इसलिए इसकी परिभाषा मैंने शुरू में आपको बता दी है। अब केवल शॉर्ट फॉर्म में आपको देखना है कि जिस संबंध बोधक अव्यय से काल समय का बोध हो, संबंध बोधक जिस कालवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा, स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय। कालवाचक आपने समझ लिया क्या आएगा? समय या काल का वर्णन होगा। अब स्थानवाचक में क्या होगा? जिस संबंध बोधक अव्यय से स्थान का बोध हो, मतलब वह वाक्य संबंध बोधक अव्यय का होगा लेकिन उसमें भी स्थान का बोध कराएगा, तो वहां पे आप कहेंगे स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। कौन कौन से शब्द मिलेंगे? निकट, सामने, पीछे, आगे, नजदीक, समीप, पास। अगर ये सारे शब्द आते हैं तो ये क्या होंगे? संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होंगे। उदाहरण देखिएगा, अलमारी के ऊपर किताब रखी है, तो अलमारी के ऊपर क्या है? किताब रखी है। ऐसे तो यह संबंध बोधक का उदाहरण है, लेकिन अगर इसके अंदर भी आपको पूछे तो आप कहेंगे स्थानवाचक संबंध बोधक, ठीक है। के ऊपर मतलब एक स्थान बताया जा रहा है, अलमारी के ऊपर किताब रखी है। ये सारे शब्द आए ना, देखिए, नजदीक, समीप, पास, निकट, सामने, पीछे, ठीक। श्याम उसके पीछे खड़ा है, तो देखिए पीछे यह शब्द क्या है? ये भी क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है कि उसके पीछे श्याम खड़ा है, तो क्या बता रहा है? स्थान बचा रहा है। तो ये भी क्या है? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है। आप इसके पहले के पार्ट में जहां संबंध बोधक अव्यय की शुरुआत की गई, अगर आप नए व्यूअर हैं
तो इस संबंध बोधक अव्यय की डिफिनेशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके आधार पे ही ये सारे अप्लाई हो रहे हैं। तो स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय क्या है? जिस संबंध बोधक अव्यय से स्थान का बोध होता है, वहां पे स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा, ठीक है। तो के ऊपर मतलब स्थान को बता रहा है, पीछे स्थान को बता रहा है, या निकट, सामने, पीछे, आगे, नजदीक, समीप, पास, ऐसे बहुत सारे उदाहरणों में शब्द मिलेंगे। वो क्या होते हैं? स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। आइए अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। देखिए अगला प्रकार है दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो जिस संबंध बोधक अव्यय शब्दों से दिशा का बोध होता है, वहां पे दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय होगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में जिस संबंध बोधक अव्यय शब्द से दिशा का बोध हो, वहां पे क्या होगा? दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। जैसे शब्द कौन कौन से आ सकते हैं वाक्य में? आपको प्रति, आस पास, ओर, तरफ, आर पार, दाया बाया, इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। ये सब आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते चलिएगा। प्रति, आसपास, ओर, तरफ, आर पार, दाएं बायां, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ये क्या होगा? दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय होगा, ठीक है। उदाहरणों के माध्यम से समझिएगा। खेत के आसपास पेड़ है, तो खेत के आसपास क्या है? पेड़ है। ये आसपास शब्द क्या है? ये दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। खेत का संबंध पेड़ से बता रहा है, लेकिन आसपास ये क्या लगा है? अव्यय शब्द लगा है। अव्यय में भी कौन है? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय में भी कौन है? तो दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय। आसमान की तरफ देखकर नहीं चलना चाहिए। अब ये की तरफ क्या है? संबंध बोधक अव्यय। उसमें भी कौन सा है? तो दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो अगर ये सारे शब्द आपको कहीं वाक्य में मिलते हैं इस तरीके के, तो क्या होता है? संबंध बोधक अव्यय में दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय होता है, ठीक है। और अब आप देखिए साधनवाचक चौथा प्रकार है। मैंने 12 प्रकार आपको बताया ना इसका संबंध बोधक अव्यय का, तो 2 आपने पढ़ लिया, तीसरा दिशावाचक हो गया, चौथा क्या है? साधनवाचक। तो जिस संबंध बोधक अव्यय शब्द से साधन का बोध हो, मतलब ऐसा संबंध बोधक अव्यय शब्द जो वाक्य में साधन का बोध कराए, वो वहां पे क्या होता है? साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द होता है। कौन कौन से शब्द वाक्य में आ सकते हैं? जरिए, द्वारा, माध्यम, निमित्त, मार्फत, ऐसे सारे शब्द आएंगे। सहारे, तो ये सब क्या है? संबंध साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द है। उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा। टीचर के द्वारा गणित पढ़ाया गया, तो टीचर के द्वारा गणित पढ़ाया गया, तो टीचर जो गणित पढ़ा रहा है, टीचर और गणित में जो संबंध है वह बता रहा है, यह शब्द संबंध बोधक अव्यय शब्द है। लेकिन उसमें भी कौन सा है? तो साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय शब्द। बच्चे के निमित्त पुस्तक लाएगी, मतलब कारण होता है। निमित्त मतलब कारण के सेंस में आप ले सकते हैं। बच्चे के निमित्त पुस्तक लाएगी, तो बच्चे और पुस्तक में संबंध है, निमित्त शब्द बता रहा है। निमित्त शब्द क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय में कौन सा है? तो साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। तो आपने 4 प्रकार देख लिए हैं। इन चारों प्रकारों में उम्मीद करता हूं कहीं पे दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके हालांकि 12 प्रकार हैं, आपको 12 प्रकार एक एक करके मैं बताऊंगा, छोटे छोटे पार्ट में बनाऊंगा ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो आज के पार्ट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले जो बच्चे हैं आपके 8 प्रकार, उनको एक पार्ट में मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना।